तो देखिए दोस्त, आज हम लोग है ना, सबसे पहले हम लोग रेडियस का फॉर्मूला पढ़े थे। एटम के सेंटर पार्ट को न्यूक्लियस बोलते थे। न्यूक्लियस के बाहर का रास्ता सर्कुलर होता था। सर्कुलर रास्ता को सेल ऑर्बिट या एनर्जी लेवल कहते थे। तो सबसे पहले हम लोग न्यूक्लियस से सेल के बीच के रेडियस का फॉर्मूला पढ़े। फिर वहां देखिए कि इलेक्ट्रॉन है सो ऑर्बिट में गोल गोल घूम रहा था, तो घूम रहे इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी पढ़े। फिर हम लोग पढ़े कि जो घूम रहा है इलेक्ट्रॉन है वह कितना एनर्जी से घूम रहा है, उसका फॉर्मूला पढ़े। अब हम लोग देखो क्या पढ़ेंगे फॉर्मूला को। अब हम लोग ऐसे मान लीजिए सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, कूद गया फर्स्ट ऑर्बिट में। तो जब इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप कर गया तो वहां से जो एनर्जी निकल रहा है उस एनर्जी का वेवलेंथ निकालने बोल रहा है, उस एनर्जी का फ्रीक्वेंसी निकालने बोल रहे उस इलेक्ट्रॉन का। तो आप लोग पढ़े कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या पढ़े थे कि दो लगातार क्रेस्ट और ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते थे, वेवलेंथ। और वेवलेंथ का यूनिट क्या होता था, एंगस्ट्रॉम, सिंबल था लैम्ब्डा, और यूनिट था एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर और माइक्रोमीटर। एक फ्रीक्वेंसी पढ़ते थे, फ्रीक्वेंसी बोलते थे एक सेकेंड में टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन और ऑसिलेशन को क्या बोलते थे, फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते थे, फ्रीक्वेंसी। तो आज हम लोग इससे एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। एक्सप्रेशन फॉर वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। खींचा ये टर्म, एक ऐसा रेडिएशन जिसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हो, उसी को क्या बोलते थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और हम बोलते थे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है तो आपस में 90 डिग्री के एंगल बनाता था। तो हम बोल सकते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। अब देखिए मामला क्या होता है। ये हमारा एटम है, एटम के सेंटर पार्ट को न्यूक्लियस बोलते थे, और न्यूक्लियस के बाहर का रास्ता सर्कुलर होता था। इसी सर्कुलर रास्ता को सेल ऑर्बिट या एनर्जी लेवल बोलते थे। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट ऑर्बिट, और ये हो गया आपका सेकेंड ऑर्बिट। अब देखिए मामला क्या होता है। इस ये बोले ये हमारा फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है। तो क्या बोल सकते हैं, इस फर्स्ट ऑर्बिट का अपना एनर्जी है, वह एनर्जी हमारा एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट कहलाता है। इस सेकेंड ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसके पास एक अपना एनर्जी होता है, वो भी फिक्स अमाउंट में। यहाँ बोल सकते कि ये हमारा एनर्जी है, वो सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी है। अब बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो इलेक्ट्रॉन जंप करने जा रहा है, मतलब कूदने जा रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में कूदा तो वह क्या करता है, देखिए हम बोलते थे कि जब इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट जाता था, छोटा ऑर्बिट से बड़ा ऑर्बिट जाता था, अरे इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट जाता था, तीनों सेम ही चीज बोले। तो देखिए यहाँ पे जब वो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट जाते थे तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते थे, एनर्जी को एब्जॉर्ब करते थे सनलाइट से। अब हम लोग बोल रहे थे कि जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में कूदता है तो वहां से एनर्जी रिलीज करता है। वह रिलीज एनर्जी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में रहता है। किसके रूप में रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हाँ भाई ठीक है ना। तो जो आपका एनर्जी रिलीज हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में, उसका आज फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ निकालना है। समझे, मेरा फोकस अब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आ रहा है तो वहां से निकल रहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के एनर्जी का फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को निकालिए। वो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ हम लोग इस फॉर्मूला से निकालेंगे। तो अब देखिए बोलता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला निकालिए। देखिए हम लोग के पास एनर्जी का फॉर्मूला है, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट बराबर का जो फॉर्मूला बने थे वो कंप्लीट फॉर्मूला बने थे, मतलब पूरा एक्सप्रेशन कैलकुलेट किया तब आया था। वो क्या आया था, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट बराबर 2.18। भूल गए आप लोग? अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखिए एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट बराबर, देखिए हम लोग एनर्जी किसका निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटा पार्ट है, एक तो आँख से दिखता भी नहीं है। और हम लोग हमेशा पढ़े कि एनर्जी का सिंबल हमेशा पॉजिटिव में होता है, 2 जूल 3 जूल 5 जूल। आप कभी नहीं पढ़े कि -2 जूल -4 जूल -6 जूल।
लेकिन इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटा पार्टिकल होने की वजह से जो यहाँ से एनर्जी रिलीज कर रहा है वो बहुत ही ना के बराबर एनर्जी रिलीज करता है, समझे, पता चलता है कि एनर्जी रिलीज हो गया। तो इसलिए यहाँ पर नेगेटिव का साइन दिखाते हैं, नेगेटिव का मतलब कि बहुत ही कम एनर्जी रिलीज होना। ओके, अब हम एक फॉर्मूला बोलते थे कि नहीं है दो पहिया पर मनोज जी, ये बोलते थे, याद आया आपको? Yes. हाँ, एक और हम बोलते थे कि नहीं है 4 पाई पर मनोज जी, मतलब वहाँ पर 4 पाई स्क्वायर लिखते थे। ये इसी फॉर्मूला की मदद से हम सारा फॉर्मूला लाए। आपको नोट्स भेजे तो देखते होंगे ये फॉर्मूला लिखा हुआ रहता था, ये फॉर्मूला आपको मिलता होगा। हाँ, तो देखिए यहाँ पे कि एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट बराबर हो गया नेगेटिव का साइन, नेगेटिव के साइन इसलिए यूज किए क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारा बहुत ही छोटा पार्टिकल है, छोटा पार्टिकल है तो एनर्जी भी छोटे अमाउंट में रिलीज करेगा, इसलिए किस साइन का यूज कीजिएगा? नेगेटिव साइन। ये हो गया आपका नेगेटिव साइन। और एन आपका कौन सा नंबर हो गया? ऑर्बिट नंबर। एन क्या हो गया आपका? ऑर्बिट नंबर। वह ऑर्बिट नंबर 1 2 3 4 हजारों ऑर्बिट भी हो सकता है आपका। एच आपका क्या है? प्लेन्स कांस्टेंट। और प्लेन्स कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता था? 6.626 into 10 to the power -34 जूल सेकेंड। कभी नहीं भूलिएगा इला। फिर आपका पाई का वैल्यू क्या पड़े थे? 22/7, उसी को कैलकुलेट करते थे 3.14। फिर एक है एम था आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था? 9.1 into 10 to the power -31 kg। फिर आपका एक है जेड। तो जेड आपका क्या है? एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर फिक्स नहीं है, एटॉमिक नंबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 118 भी हो सकता है। ये है आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना होगा? -1.6 into 10 to the power -19 कूलम। बोलिए इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? -1.6 into 10 to the power -19 कूलम। अब देखिए मामला, अब हमने यहाँ पर एक बार सेकेंड ऑर्बिट का, एक बार फर्स्ट ऑर्बिट का। देखिए इस फॉर्मूला को यहाँ पर हम लोग को एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दिखा। यहाँ पर हम लिखते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बराबर, यहाँ पर देखिए एक सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी है, ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम लिख सकते हैं कि सेकेंड ऑर्बिट के एनर्जी को जब घटा दीजिएगा फर्स्ट ऑर्बिट वाला एनर्जी से, तब आपको एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्राप्त हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ? E2 - E1 बड़ा ऑर्बिट माइनस छोटा ऑर्बिट। आप लोग इस तरह का भी पढ़ेंगे। माने डेल्टा भी रहता था, चेंज इन वेलोसिटी। जब कभी आप चेंज निकालिएगा तो बोलते हैं कि बड़का वेलोसिटी माइनस छोटा वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ये फिजिक्स में और बार पढ़ते होंगे। कभी आप देखते होंगे में डेल्टा ई चेंज इन एनर्जी देखते होंगे कि E2 - E1 रहता है, मतलब फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। तो उसी तरह का फॉर्मेट यहाँ भी है, समझे। यहाँ पर डेल्टा ई नहीं लिखे, यही एक फॉर्मेट थी। E2 - E1 मतलब सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी और फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी, फाइनल ऑर्बिट का एनर्जी माइनस इनिशियल ऑर्बिट का एनर्जी। तो अब देखिए मामले यहाँ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो एनर्जी का सिंबल क्या होता था? E। एनर्जी का सिंबल क्या होता था? E। और E बराबर क्या होता था? h न्यू। याद आया? E बराबर h न्यू होता था। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जगह पर क्या हम लोग लिख सकते हैं? h न्यू इक्वल टू था, तो यहाँ पर इक्वल टू दे दिए। आप एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट निकालना है, जहाँ पर n है वहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ पर n है तो यहाँ पर n की जगह पर 2 लगाना पड़ेगा। तो एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट देखिए, एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट हो गया हमारा नेगेटिव का साइन, ऊपर में क्या है? बोलिए 2π² mz² e⁴ बट्टा के साइन था तो बट्टा दे दिए। यहाँ n है, लेकिन n किसका? सेकेंड ऑर्बिट का। यहाँ लिख सकते हैं n सेकेंड ऑर्बिट का स्क्वायर। फिर h² था तो यहाँ पर लिख दिए h²। ओके, अब देखिए नेगेटिव का साइन था, यहाँ पर नेगेटिव का साइन लगा दिए। फिर एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट लिखना, तो जहाँ पर n है वहाँ पर क्या यूज कीजिएगा? 1। तो एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट बराबर माइनस का साइन था तो यहाँ माइनस लगा दिए,
फिर आगे बढ़े तो यहाँ मिला हमको 2 पाई स्क्वायर और यहाँ पर मिला हमको m जेड स्क्वायर e टू द पावर 4 बट्टा। अब देखिए यहाँ पर 2 था, स्क्वायर में कुछ नहीं कर, जैसा जैसा यहाँ सेकेंड ऑर्बिट था तो यहाँ 2 लिखे, फर्स्ट ऑर्बिट है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, अगर 10वां ऑर्बिट आता तो यहाँ पर 10 लिखते, अब 20वां ऑर्बिट आता तो 20 लिखते। यहाँ पर मेरा फर्स्ट ऑर्बिट है तो यहाँ लिखे फर्स्ट ऑर्बिट का स्क्वायर, तो यहाँ h का स्क्वायर था तो यहाँ h का स्क्वायर लिख दिए। ओके, इस वैल्यू को हम लोग घेर दिए ब्रैकेट, इसको भी हम लोग क्या कर दिए, घेर दिए। ओके, अब देखिए मामला मिटा रहे, इसका फॉर्मूला निकाल दे रहे, समझे, लास्ट फॉर्मूला ही है। ठीक है, यहाँ पे क्या यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर कांस्टेंट आपको क्या क्या मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या एच प्लेन्स कांस्टेंट तो एच रख दिए, न्यू बराबर क्या होता है सी बाई लेमडा, न्यू बराबर सी बाई लेमडा, यहाँ पर लिख सकते हैं सी बाई लेमडा, इक्वल टू था तो इक्वल टू लिख दी। ओके, अब देखिए यहाँ पे 2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4, यहाँ पर देखिए 2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4, मतलब ये और ये कांस्टेंट टर्म दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए एच स्क्वायर, यहाँ पर एच स्क्वायर, ये कांस्टेंट नहीं है, सेकेंड ऑर्बिट, ये फर्स्ट ऑर्बिट, दोनों पर ऑर्बिट का संख्या अलग अलग है तो दोनों हमारा कांस्टेंट टर्म नहीं है। यहाँ पर देखिए जेड एटॉमिक नंबर है तो एटॉमिक नंबर भी कभी कांस्टेंट नहीं होता। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कांस्टेंट के टर्म पर निकाले लोग 2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ए टू द पावर 4 बटा नीचे में क्या आ गया आपका एच स्क्वायर, यहाँ भी एच स्क्वायर कांस्टेंट है तो यहाँ पर लिख दिया हम लोग एच स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे माइनस का साइन था, यहाँ देखिए जेड स्क्वायर पर कांस्टेंट टर्म नहीं है तो जेड स्क्वायर को यहाँ से हटा के बगल में लिख दिए। अब देखिए नेगेटिव का साइन था तो यहाँ पर नेगेटिव का साइन लगा दिए, ऊपर में देखिए सारा कांस्टेंट चल गया तो बस ये 1, यहाँ 1 लिख दिए, बट्टा का साइन था तो बट्टा दे दिए। अब यहाँ n2 का स्क्वायर है, यहाँ पर लिख दिए हम n2 का स्क्वायर, फिर आगे बढ़े तो माइनस और माइनस क्या हो गया आपका प्लस, तो यहाँ पर दे दिया प्लस का साइन, फिर यहाँ पे देखिए 2 पाई स्क्वायर इसको पर, मतलब ये आपको कांस्टेंट टर्म में बाहर निकाल दिए, क्या बचा वहाँ पे 1 लिख दिया, बट्टा का साइन था तो बट्टा दे दिए, ये h कांस्टेंट टर्म था जो हम बाहर निकाल चुके हैं, तो नीचे बच गया मेरे n1 का स्क्वायर, यहाँ पर लिख दिए n1 का स्क्वायर। अब देखिए मामला मेरे पास है एच बाई लेमडा और ये वैल्यू है जेड स्क्वायर। देखिए यहाँ पे एच है आपका, तो एच आपका क्या हो गया लेंस कांस्टेंट, एच क्या हो गया आपका लेंस कांस्टेंट, और सी हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट और लेमडा हो गया आपका वेव लेंथ। देखिए आप इसी वैल्यू को आप क्या करेंगे, यहाँ पर एच बाई सी बाई लेमडा था, यहाँ क्या कर दिए 1 बाई लेमडा लिख दिए, चलिए फिर यहाँ पूरा लिख देते हैं एच सी बाई लेमडा इक्वल टू, यहाँ पर बचा मेरा 2 पाई स्क्वायर एम ई टू द पावर 4 इंटू जेड स्क्वायर बटा नीचे में आपका एच स्क्वायर है, यहाँ पर लिख दिए एच स्क्वायर, फिर यहाँ ब्रैकेट के अंदर आ गए। देखिए यहाँ पे शुरू में प्लस वाला आपको है ना, प्लस वाला को पहले लिख रहे हैं, हम लोग जानते हैं कि जो प्लस है ना तो उसको पहले लिखते हैं, माइनस वाला को बाद में, इसलिए आप लोग देखते हैं कि हमेशा बड़ा वैल्यू को छोटा वैल्यू में घटाते हैं। यहाँ पर प्लस वाला साइन पहले यूज कर रहे हैं, यहाँ पर लिख दिया 1 बटा n1 स्क्वायर। अब देखिए यहाँ ये तो लिख दिए, अब बच के मेरे पास -1 बटा n2 का स्क्वायर, यहाँ लिख दिया -1 बटा n2 का स्क्वायर। अब एसी बाई लेमडा है, देखिए यहाँ पे ये आपका एच है और यहाँ भी आपका एच है, तो ये एच बोलता है कि अरे यार हम अपने दोस्त खोज रहे हैं, तो सी बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट, यार तुम एच जा रहे हो अपने दोस्त के पास तो हमको छोड़ दिया, यार हम तो तुम्हारा बचपन का दोस्त, वेलोसिटी ऑफ लाइट ये हमेशा साथ ही आता है, क्योंकि एनर्जी बार में एच न्यू होता है, न्यू बार सी बाई लेमडा हमेशा होता है, तो ये वेलोसिटी बोलता है हमको भी लेके चलो, तो बोलता है अच्छा लेके चलते। यहाँ पर देखिए एच और सी इसके पास जा रहा है, यहाँ बच गया आपका 1 बटा लेमडा, इक्वल टू का साइन था तो इक्वल टू दे दिए। अब यहाँ पर मेरे पास है 2
पाई स्क्वायर एम ई टू द पावर 4 इंटू जेड स्क्वायर। अब नीचे में H2 है, एक और H आया तो क्या बन गया H3। हाँ H3 जैसे वो तो क्यूबिक H, यहाँ बन गया आपका H3। आपका C था, यहाँ पर लिख दिया आपका C। यहाँ पर कोई गड़बड़ नहीं है। 1/n1 स्क्वायर था तो यहाँ पर 1/n1 स्क्वायर लिखिए, माइनस का साइन था यहाँ पर 1/n2 का स्क्वायर तो 1/n2 का स्क्वायर लिख दिए। अरे फॉर्मूला बड़ा है, बहुत इजी है, चलता है। देखिए आप लैम्डा आपका क्या है वेवलेंथ, लैम्डा क्या आपका वेवलेंथ, पाई क्या आपका 3.14 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था बोलिए 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। ये क्या है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता वैल्यू -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अब H क्या है प्लेन्स कांस्टेंट, उसका वैल्यू कितना होता है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। और C क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। देखिए इतना सारा वैल्यू को पुट कीजिएगा ना, जितना भी वैल्यू बोले ना सारा वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट कीजिएगा तो आपके पास जो वैल्यू आएगा वह वैल्यू है हमारा 109677। सबको पुट करेंगे जितना हाँ, सबको तो आपके पास आएगा 109677। ठीक है, इतना सारा जो है ना जितना वैल्यू आप बोले इन सभी को एक साथ बोलते हैं RH। राइट हैंड साइड नहीं रे, RH आपका है रीडबर्ग कांस्टेंट। RH क्या है आपका रीडबर्ग कांस्टेंट। अब इंटू था तो इंटू लिख दिए, जेड का स्क्वायर था तो जेड का स्क्वायर लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे 1/n1 स्क्वायर था माइनस 1/n2 का स्क्वायर। RH आपका क्या है रीडबर्ग कांस्टेंट, नहीं भूलिएगा RH क्या आपका रीडबर्ग कांस्टेंट। अब देखिए 1/लैम्डा था तो यहाँ पर 1/लैम्डा आ गया। RH का जो वैल्यू होता है ये सारा वैल्यू की जब पुट कीजिएगा तो वही आपका RH कहलाता है। तो RH का अपना वैल्यू आता है, वही वैल्यू आपका 109677। ये बहुत इजी है याद करना, दिखाते किससे। देखिए 10 में से 1 घटाइए 9 आ गया, 9 में घटाइए 8 आ गया, 8 में घटाइए 7 आ गया तो 2 बार 7 लिख दीजिए। ठीक, 7 में फिर 11 घटाइए 6। समझ आ गया ना, ये आपका आ गया 109677। अब इंटू जेड स्क्वायर है तो यहाँ लिख दिए जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर तो 1/n1 स्क्वायर लिख दिए माइनस 1/n2 स्क्वायर है तो यहाँ पर लिख दिए 1/n2 स्क्वायर। यही आपका फॉर्मूला है जो ड्राइव करके लाइन पूरा समझे। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है ये भी फॉर्मूला आता है, इस फॉर्मूला को निकालने के लिए 1.5 पेज और है समझे। इसलिए देखिए यहाँ पे हम बोलते थे ना कि इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर 2 फोर्स लगता था, एक न्यूक्लियस की ओर लगने वाला फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स और न्यूक्लियस से दूर लगने वाला फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और पढ़ेंगे अभी केंद्रीय बल इस तरह कुछ पढ़े होंगे, वहां पर जो 2 फोर्स लगता था ना तो वहाँ 2 का फॉर्मूला आता था। एक सेंटर की ओर लगता था फॉर्मूला, वो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है तो उसका आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाला फॉर्मूला जो बताए थे हम आपको K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना उसका फॉर्मूला आता है mv स्क्वायर बटा R। तो उन दोनों को पुट कीजिएगा कि वैल्यू तब आपके पास ये फॉर्मूला आएगा एनर्जी और पहले तो होगी समझे। तो आपके पास वेवलेंथ का कौन सा फॉर्मूला आ रहा है 1/लैम्डा बराबर 109677 इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। जहाँ पर जेड आपका कौन सा नंबर है एटॉमिक नंबर और n1 लोअर ऑर्बिट और n2 हायर ऑर्बिट। तो n1 लोअर ऑर्बिट है तो लोअर ऑर्बिट को क्या बोल सकते हैं इनर ऑर्बिट, क्या बोल सकते हैं इनर ऑर्बिट। और n2 आपका हायर ऑर्बिट है तो हायर ऑर्बिट को क्या बोलिएगा आउटर ऑर्बिट, क्या बोलिएगा आउटर ऑर्बिट। तो 1/लैम्डा बराबर कितना हो गया 109677 इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ऑब्जेक्टिव में कभी कभी यही फॉर्मूले पूछ देता है। फॉर्मूला बोलिए 1/लैम्डा बराबर 109677 इंटू जेड स्क्वायर
1 बटा n1 स्क्वायर माइनस 1 बटा n2 स्क्वायर। सर आप टेस्ट लीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव रहेगा ना। सब ऑब्जेक्टिव रहेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, समझे? कुछ ऐसे ही रहेगा। आप हाँ, बहुत इजी चीज रहेगा क्वेश्चन। आपको लगता है अरे आप लोग को भी लगेगा, समझे? आप लोग जो खाली पढ़ने बोल वो पढ़िए ना, समझे? आप लोग कल से सर वो भी दीजिएगा, पूछेगा एनर्जी का फॉर्मूला था आइंस्टाइन फॉर्मूला। हां तो चलेगा, तो याद कर लीजिए। अरे बहुत इजी रहेगा। सर फॉर्मूला पूछेगा ना तो सारे याद कर लीजिए। देखिए आप इसी पर आपका जो वेवलेंथ है उसको देखिए न्यूमेरिकल कैसे पूछा है। क्वेश्चन है आपका कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन when electron jumps from second orbit to first orbit in lithium 2+ ion। अब आ रहे हैं हम लोग सॉल्यूशन। ये चीज कभी नहीं भूलिएगा आप लोग, हम लोग जो 4 फॉर्मूला पढ़े वो बोर्स एटॉमिक मॉडल के एप्लीकेशन है, समझे? ये 4th फॉर्मूला है, इसका बोर्स एटॉमिक मॉडल खत्म हो जाएगा आपका। हाँ, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और अदर एटॉमिक मॉडल दोनों को मिलाने पर बोर्स एटॉमिक मॉडल आए थे। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? बोलता है लिथियम आयन है। हम बोलते थे कि बोर्स एटॉमिक मॉडल सिंगल इलेक्ट्रॉन पर एप्लीकेबल है, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 3, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कीजिएगा तो कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा? 1। तो लिथियम 2+ के पास कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। तो लिथियम 2+ किस पर एप्लीकेबल हो गया? बोर्स एटॉमिक मॉडल पर। देखिए अगर यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो सोचिए ये सब फॉर्मूला भी नहीं लगाएंगे हम लोग, वेवलेंथ वाला, समझे? अगर यहाँ पर मल्टी इलेक्ट्रॉन देगा ना तो ऑप्शन में देगा ABCD, नन ऑफ दिस भी देगा एक, तब डी मार के चल दीजिएगा। यहीं से आपका आंसर क्लियर हो जाएगा कि सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मतलब ये फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल ही नहीं होगा, समझे? अब देखिए लिथियम 2+ आयन है, यहाँ पर लिख दिए हम लोग 4 लिथियम 2+ आयन। लिथियम 2+ आयन के लिए हम लोग लिखे जा रहे हैं। तो लिथियम एक एटम था, वहां से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए तो वो आयन बन गया, और आयन बनने के बाद वहां से वो क्या करता है कि उसका जो इलेक्ट्रॉन वह सेकेंड ऑर्बिट से कूद जा रहा है फर्स्ट ऑर्बिट में, तो वहां जो आपका इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी निकालने बोल रहा है, तो वो उसका जो एनर्जी वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में रिलीज होता है। तो रिलीज हुए एनर्जी का फिर पूछता है वेवलेंथ बता दीजिए, मतलब लैम्बडा हमको निकालने बोल रहा है। क्वेश्चन पूरा क्या आप देखिए, बोलते हैं लिथियम आयन है एक, तो लिथियम आयन का जब इलेक्ट्रॉन कूद जाता है सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेवलेंथ को निकालिए। तो हम लोग के पास एक झकास फॉर्मूला है, 1/λ बराबर RH × Z²। तो RH का वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देते, कितना था? 10 96 77 इंटू Z² 1/n1² माइनस 1/n2²। अब देखिए यहाँ पे लिथियम आयन है, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 3। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? Z बराबर 3। ओके, अब देखिए यहाँ एक लोअर ऑर्बिट एक हायर ऑर्बिट खोजना है। देखिए जिसका वैल्यू ज्यादा है वो सेकेंड ऑर्बिट, जिसका वैल्यू ज्यादा है वो आपका n2 है, और जिस ऑर्बिट का वैल्यू कम है वो आपका n1 है। तो n2 आपका लोअर ऑर्बिट है कि हायर ऑर्बिट? हायर ऑर्बिट। तो हायर ऑर्बिट सेकेंड ऑर्बिट होगा कि फर्स्ट ऑर्बिट? सेकेंड ऑर्बिट। तो n2 के जगह पर क्या लिखिएगा? 2, और फर्स्ट ऑर्बिट है तो n1 के जगह पर 1 लिख दीजिए। 10 96 77 था तो 10 96 77 लिखिए। Z² के जगह पर क्या लिखिएगा? 3 का स्क्वायर। फिर यहाँ पर ब्रैकेट का साइन था तो ब्रैकेट का साइन दे दिए।
अब देखिए 1 था तो 1 बैठा दिए, फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट में हमारा n1 कितना है, 1 ही है। यहाँ पर हम लोग ये कर दिए, ठीक। लिख देते, ठीक है, वो सही है। माइनस था तो माइनस लिख दिए। अब n2 मतलब सेकेंड ऑर्बिट का स्क्वायर लिखना है। सेकेंड ऑर्बिट मेरा कौन सा है, ये n बराबर 2 है हमारा। यहाँ पे लिखेंगे हम 1 बटा n, देखिए यहाँ पर n है ना, तो n की जगह पर 1 का स्क्वायर होगा, यहाँ पर n की जगह पर होगा आपका 2 का स्क्वायर। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 2 का स्क्वायर, जिससे लिख रहे थे फॉर्मूला फिर से डिराइव करने वाले तरीके, गलत तरीका। अब देखिए यहाँ पे 10 96 77 था, तो यहाँ पर लिखिए 10 96 77। और यहाँ पर जो फॉर्मूला में पर सेंटीमीटर का यूज किया, पर सेंटीमीटर, क्योंकि हम लोग जानते हैं वेवलेंथ, हम बोलते थे कि 1 एंगस्ट्रम बराबर 10 टू द पावर -10 मीटर बोलते थे। और हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए 10 टू द पावर -10 और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, मतलब 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। अब देखिए 10 10 सेम हो गया, तो -2 में 2 चल गया, तो -8 बच गया। तो क्या हम इसी को लिख सकते हैं -8 सेंटीमीटर, 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। ये टर्म नहीं भूलिएगा। ये सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर वाला वैल्यू मेरा कामयाब है, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है रे। बट्टा में ऐसे ये सेंटीमीटर मान लीजिए फिलहाल ऐसे, यही अगर वैल्यू को आप एक्सचेंज किए तो ये नीचे आएगा, तो ये भी नीचे आएगा, तो सेंटीमीटर किस में जाएगा आपका, पर सेंटीमीटर में। यहाँ पर यूनिट वाला पर सेंटीमीटर ही है। फिर से कितना हो गया 9। फिर यहाँ ब्रैकेट था, ब्रैकेट नहीं थी, यहाँ 1 बटा 1 आया, माइनस था तो माइनस देखिए, यहाँ आ गया आपका 1 बटा 4, यहाँ पर लिखिए 1 बटा 4, और यहाँ पर हो गया पर सेंटीमीटर यूनिट। अब 10 96 77 है इंटू 9 है हमारा, यहाँ लिखिए 10 96 77 इंटू 9। अब देखिए इस फॉर्मूला को कैलकुलेट कीजिए आप, ये है मेरा 1 बटा 1 माइनस 1 बटा 4, ये आपका भिन्न का घटाव है, भिन्न का घटाव। यहाँ कॉमन कितना निकलेगा आपका 4, माइनस तो माइनस, यहाँ कितना निकलेगा 4, यहाँ 4 लिखते हैं, यहाँ 1 है तो 1, 4 कम 4, 1 है तो 1 हो गया आपका, हाँ ठीक है, तो 4 में से गया तो 3, ये आ गया आपका 3 बटा 4, क्या आ गया आपका 3 बटा 4। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 बटा 4, और योग्य यूनिट आपका पर सेंटीमीटर। हम बोले हमको वेवलेंथ निकालना है, मान लीजिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो बटा 1 है, अरे कुछ नहीं है तो 1 है। अब हमको निकालना है वेवलेंथ, तो 1 बटे लैम्बडा नहीं, हमको निकालना सिर्फ और सिर्फ लैम्बडा, सिर्फ और सिर्फ हमको क्या निकालना है, लैम्बडा। देखिए 1 बटे लैम्बडा तो ये आया, और सिर्फ लैम्बडा निकाले तो ये जो नीचे वाला वैल्यू ऊपर चल जाएगा, और ऊपर वाला वैल्यू आपका नीचे आएगा। तो 10 96 77 है, तो इसको लिख सकते हैं 1 बटा 10 96 77 इंटू, ये हो जाएगा आपका 1 बटा 9 इंटू, ये हो गया आपका 4 बटा 3, यहाँ पर लिख लीजिएगा 4 बटा 3। अब देखिए पर सेंटीमीटर है तो किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में, यहाँ पर लिखिए हम लोग सेंटीमीटर, इसी को भी बता रहे थे। अब देखिए 1 सेंटीमीटर आ गया, 1 सेंटीमीटर, तो अभी हम लोग लाए थे कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 का पावर 8 एंगस्ट्रम होता है। किस होता है तब देखिए, अभी जस्ट बताएं आपको हम कि 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 का पावर -10 मीटर। ओके, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिखिए 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर, 10 10 से -2 में 2 गया मेरा 7, ये हो गया मेरा 10 का पावर -8 सेंटीमीटर। ठीक, तो गड़बड़ हो गया क्या? यहाँ पर देखिए 1 एंगस्ट्रम बराबर है 10 का पावर -8 सेंटीमीटर, तो क्या बोल सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 का पावर -8, लेफ्ट से राइट आ रहा है आपका, हो गया आपका 10 टू द पावर 8 एंगस्ट्रम। ये इसी चीज को देखिए आप 1 सेंटीमीटर बराबर हो सकता है 10 का पावर 8 एंगस्ट्रम। यहाँ पर जो आपको 1 सेंटीमीटर दिख रहा है वहाँ उसके बदले लिख रहे हैं हम 10 टू द पावर 8 एंगस्ट्रम।
ओके एंगस्ट्रम नहीं लिख रहे फिलहाल, एंगस्ट्रम नहीं आ रहा। 10 96 77 था तो यहाँ पर लिख दिए 10 96 77, इंटू था तो इंटू लिख दिए, 1/9 था तो यहाँ पर लिख दिए 1/9, 4/3 था तो यहाँ पर लिख दिए 4/3। अब देखिए जब ये अब आपको 10 का पावर 8 दिखे और 10 96 77 है तो इसको पूरा कैलकुलेट कीजिएगा। तो इसको कैलकुलेट करने के पास जो आपका वैल्यू आएगा वो आएगा आपको 912। यहाँ पे 10 टू द पावर 8 है, उसको जब भागा दीजिएगा 10 96 77 से क्या आएगा आपका वैल्यू 912। ये वैल्यू है ना आपको यहाँ पर दिया रहता है, यहाँ पर लिखा रहेगा हिंट, HINT हिंट। वहाँ पर ये भी दिया रहेगा 1 सेंटीमीटर पर 10 का पावर 8 एंगस्ट्रम, वो भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम लिखे नहीं थे। ये भी आपको इसको कैलकुलेट किए तो 912 होता है, वो भी लिखा रहेगा क्वेश्चन में हिंट करके। और 1 सेंटीमीटर 10 का पावर 8 एंगस्ट्रम तो वो भी आपको दिया रहेगा परिचय। अब देखिए इसको कैलकुलेट किए तो 912 आ गया। यहाँ 1/9 था तो 1/9 लिख दिए, गुना 4/3 था तो 4/3 किए। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट कर पाइएगा? हम ही करें। अच्छा 912 है, नीचे में 3 है तो क्या कर सकते हैं वो? तीन का टेबल हाँ 3 टेबल से कटिए। 912 है गुना 1/9 और ये मेरा 4/3 है तो 3 3 जा 9, 3 चौक 12, 304 आएगा। बचपन इसी तरह काटते थे, हम जीरो नहीं लिखते थे, इसीलिए से बहुत मार खाते थे पापा। हम एक मैम थी ना, मैम थी स्कूल लाइफ में, तुम्हें सब करने देती थी, हम बहुत हमेशा करना बहुत उठाया मेरा। तो एक क्या होता था बताते आपको, मान लीजिए आपको -3 है ना, -4 तो माइनस प्लस हो गया, 4 3 7 हो गया ना, लास्ट में माइनस का साइन लगता है क्योंकि माइनस में बड़ा है दोनों। अब क्या करते थे, माइनस प्लस करते 4 3 7 थे, भूल जाते थे, इसके लिए तो बहुत गड़बड़ खाया लाइफ में। यहाँ पे क्या आपको कितना आ गया 304, इसको काटे तो 300 निकल है ना, ये आपको दिया 304 बचा। ऊपर में आपका बचा 304 गुना 4/9। सबसे पहले हम 304 को 4 से गुना करते थे, 4 चौक 16 का 6, हाथ में 1, 4 0 1, 4 दिया 12। फिर आपको देना है 9 से भागा, तो 9 से भागा दीजिएगा तो 9 एकम 9, यहाँ बचेगा 3, 3 और 1 31, 9 किए 27, 27 28 30 31, 4 बचा, 4 6 46 और 9 बचे 45, बचे 1 डेसिमल 10 हो गया, 9 एकम 9 मतलब 135.1 आ रहा है। कितना आ रहा है हमारा 135.1, इसमें आ रहा है मेरा सेंटीमीटर में, सॉरी सेंटीमीटर नहीं एंगस्ट्रम में आ रहा है। किसमें आ रहा है हमारा एंगस्ट्रम में, क्योंकि हम बदले थे 1 सेंटीमीटर 10 का पावर 8 एंगस्ट्रम बदले थे, हमारा यूनिट किसमें आ गया एंगस्ट्रम में। और हम जानते हैं कि वेवलेंथ का यूनिट हमेशा किसमें होता है एंगस्ट्रम, बोलिएगा नहीं। इसी तरह का आपको कैलकुलेशन पूछेगा, बहुत बड़ा हो जाता है कैलकुलेशन, समझते हैं।